Hello everyone, so today's lecture is about self-induction. Self-induction is the property of current carrying coil that resist or oppose any growth or decay of current in the circuit by inducing another current. इट सेज कि जो आपका सेल्फ इंडक्शन है वो एक प्रॉपर्टी है किसकी, कोई भी आपकी करंट कैरिंग कॉइल है उसकी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जो अपोज करती है एनी ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट को। यानी कि अगर आपका करंट इंक्रीज कर रहा है या फिर करंट आपका डिके कर रहा है उसको वो अपोज कर देती है बाय इंड्यूसिंग अनदर करंट इनसाइड द कॉइल। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है कि जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल्स है वो खुद से ही आपका एक इंड्यूस्ड करंट निकाल देगी। ओके आपकी जो करंट कैरिंग कॉइल्स है वो खुद से ही, यानी अपने जो इनिशियल उसके पास करंट है उसी की अगर आप फ्लक्चुएशन करोगे, उस करंट को अगर वेरी करोगे तो आप देखोगे कि उसी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि एक इंड्यूस्ड करंट आ जाता है उसी में। यानी कि ये जो सेल्फ इंडक्शन है ये खुद में होता है, विद इन इटसेल्फ ही होता है। और वैसे ही जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है, बाय द लेंस लॉ। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय द लेंस लॉ। और लेंस लॉ क्या बताता है, जो आपका कॉज है उस ईएमएफ को आने का जो कॉज है उसको ये लेंस लॉ क्या करता है, वो अपोज करता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा सेल्फ इंडक्शन में हम ये बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका करंट इधर से जा रहा है करंट कैरिंग कॉइल्स में और यहाँ से नीचे को आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपके पास करंट कैरिंग कॉइल्स होती है उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती है। अगर हम क्या करेंगे, इस करंट को अगर हम वेरी करते जाएंगे, करंट वेरी होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा और आपकी यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। और ये इंडक्शन जो हो रही है इस कॉइल में वो किसकी वजह से हो रही है, किसी और दूसरी कॉइल की वजह से नहीं हो रही है, इनफैक्ट विद इन इटसेल्फ ही हो रही है। यही कॉइल अपने ही करंट को चेंज करके, अगर हम इसके करंट को चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। दिस इज योर सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन को और क्लियरली समझते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक हमने सर्किट लगाया है जिसमें कि करंट कैरिंग कॉइल्स है, इसमें भी करंट कैरिंग कॉइल्स है। फर्स्ट हमारा केस है कि जो आपका ये करंट है, इनिशियल जो इसका करंट है जो यहाँ से जा रहा है ऊपर को जा रहा है और यहाँ से नीचे को आ रहा है और दिस करंट इज इंक्रीजिंग। हमने क्या करना है, करंट को वेरी करना है और कैसे वेरी करना है इसको हमने इंक्रीज करके देखना है। करंट हेयर इंक्रीजेस, तो अगर करंट आपका यहाँ पर इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, यू नो वेरी वेल कि करंट अगर इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, तो उससे एसोसिएटेड जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करिए दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कीप ऑन चेंजिंग। इंक्रीज हुई ना, पहले कम थी उसके बाद इंक्रीज होगी, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी चेंज हो रही है तो यानी कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो कि करंट को आपका इंक्रीज करने की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपकी इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड करंट आता है कॉइल में। सो नाउ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी या इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, लेंस लॉ। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। सपोज करिए कि अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में, जैसे हम यहाँ से करंट भेज रहे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जैसे यहाँ पर हमने करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, बाहर से चेंज क्या लाया कि इस जो जाने वाला जो करंट है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि जो इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगी उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आएगी। क्योंकि आपको पता है ना तो वो करंट को या फिर ईएमएफ को ज़्यादा बढ़ने देता है ना ज़्यादा कम होने देता है। अगर वो देख रहा है कि करंट या ईएमएफ आपकी बढ़ रही है ज़्यादा, तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट कर लेगी सो दैट वो ज़्यादा ना बढ़े। तो ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आया है कि आपकी जो इसमें खुद की इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। सिमिलरली अगर यहाँ से इधर से आप इधर को करंट ले जा रहे हो, तो अगर ये करंट आपका क्या है, अगर इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो अगर इधर को जो करंट जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड आप बाहर से कम दे रहे हो, वो कम होता जा रहा है, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका ऑपोजिट कर लेगा। यानी कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी की डायरेक्शन में आएगी सो दैट वो ज़्यादा हो जाए। सो अगर ये डिक्रीज करेगा उससे डिक्रीज भी नहीं होने देगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी आपकी इसी की डायरेक्शन में आएगी। ऑलराइट, तो चलिए अब इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी समझ लेते हैं। जो इसमें आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू एन बी डॉट ए। आपको पता है एन इसमें क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। आप लिख सकते हो एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ कॉइल्स।
नंबर ऑफ कॉइल्स, कितनी कॉइल्स हैं आपके इसमें, नंबर ऑफ कॉइल्स आ गया। बी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ए आपका होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपका जो ये फ्लक्स आया है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन बी ए डॉट प्रोडक्ट मीन्स कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ऑलराइट, सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट कि आपका जो यहाँ पर फ्लक्स है यानी कि जो फाई है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। हम यहाँ पे ये क्लियरली लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल रहा है फ्लक्स कैसे इंक्रीज़ करेगा, जब आपका जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा, अगर डिक्रीज़ होना है तो ये करंट को भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा, राइट। तो जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का वो अगर हम हटाते हैं तो फाई इज़ इक्वल टू यहाँ पे एल एक साइन आता है और यहाँ पे ये आई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें जो एल है, एल आपका क्या है वो हमें देखना है। नाउ हम लिख सकते हैं एल इज़ व्हाट, या तो उससे एल को क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कहा जाता है सिंपली, या फिर इससे क्या कहा जाता है, दिस इज़ द कोफिशिएंट, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में जो आपका कोफिशिएंट है उसका वो आपका एल है, यानी कि, और इसे सिंपली इंडक्टेंस भी कहा जाता है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से एल की वैल्यू इतनी आ गई, और दिस इज़ द एल इज़ योर इंडक्टेंस जो कि एक कोफिशिएंट होता है। ऑलराइट, सो दैट मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हम L की वैल्यू यहाँ से फाई अपॉन आई लिख सकते हैं, उसको रीअरेंज करके आपकी ये वाली L की जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें देखना है, अब हमें ये देखना है कि जो आपकी L का SI यूनिट है, L के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेंगे। L का जो SI यूनिट है, इसका जो SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ जो L है वो कितना आता है, वो आता है आपका हेनरी। ओके, क्या आता है, हेनरी। तो आपके ये पता होना चाहिए हेनरी आपका इंडक्टेंस का यूनिट है। और हेनरी कब आएगा, 1 हेनरी व्हेन करंट इज अगर आपका जो करंट है वो 1 एम्पियर का होता है, और आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स अगर आपका 1 वेबर का होता है, तो आपका जो हेनरी है 1 हेनरी आपके पास आता है। दैट मीन्स आपको इसके यूनिट्स पता होने चाहिए, किसके, इंडक्टेंस के। ऑल्सो इंडक्टेंस के बारे में आपकी कुछ खास बातें हैं अबाउट इंडक्टेंस दैट मीन्स कोफिशिएंट जो हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एल के बारे में कुछ खास बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एल है वो किस पे डिपेंड करता है, एल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉट वेक्टर वन क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अनदर वन इसमें हम लिख सकते हैं कि जो आपका एल है वो क्या होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। जो कॉइल की ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड करता है आपका इंडक्टेंस, एंड नंबर ऑफ कॉइल्स पर भी डिपेंड करता है आपकी एल की वैल्यू। एंड ऑल्सो किस पे डिपेंड करता है, इंट्रिंसिक मटेरियल, इंट्रिंसिक आप लिख सकते हो डिपेंड्स अपॉन इंट्रिंसिक मटेरियल की, आपका जो इंट्रिंसिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपने जो कॉइल्स ली है उसको किसी मटेरियल के ओवर रोल करा है, जैसे सोलेनॉइड में करते हैं, जैसे आयरन बार हो गया, उसके ऊपर सपोज आपने इन कॉइल्स को रोल कर रखा है, तो वो जो आयरन है या फिर जो भी आपने मटेरियल लिया है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका एल की वैल्यू क्या आएगी। ऑलराइट, और इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपका इंडक्टेंस होता है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन I, दैट मीन्स करंट, और आपका फाई,
दैट मीन्स फ्लक्स पे इन दोनों पे ये डिपेंड नहीं करता है, ऑलराइट। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि अगर सपोज ये अगर इंक्रीज़ करोगे तो आपका फ्लक्स भी इंक्रीज़ करेगा, तो जितना इंक्रीज़ करोगे आपका फ्लक्स भी उतना इंक्रीज़ करेगा, तो ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है। तो दैट मीन्स वो आई और फाई पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे, और जो आपने मटीरियल उसमें यूज़ करा है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे वो डिपेंड करता है, ऑलराइट। सो नाउ अब हम इसका और डेरिवेशन निकालते हैं। सपोज हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने पहले पढ़ा था, ये लॉ आपका क्या बताता है कि आपका ये लॉ बताता है कि जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगी इन अ सर्किट वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। लेंज लॉ से माइनस साइन आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये फर्स्ट लॉ आपने, ये आपका जो फैराडे लॉ था उसने ये इंपॉर्टेंट बात हमें बताई थी। ई इज़ द, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज़ योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑलराइट। सो यहाँ पर आपको पता है, अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पर जो फाई आएगा वो फाई कितना आएगा, फाई वुड बी एल इंटू आई आएगा। सो हम अगर डेरिवेशन चाहते हैं इसकी तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ फाई ओवर हेयर इज इक्वल टू एल इंटू आई, हमें पता है ये एल इंटू आई पे डिपेंड करता है। सो नाउ जो ई एम एफ है आपका इंड्यूस्ड ई एम एफ, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस स्टेज हेयर। नाउ डी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ फाई हमें करना है, फाई इज योर एल इंटू आई, ओके, एल इंटू आई हो जाएगा। और एल क्या है, एल आपका कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, वो आपकी बाहर को आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल आ जाएगा। नाउ डी आई अपॉन डी टी आएगा, दैट मीन्स आप डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, करंट का कर रहे हो। दैट मीन्स आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे, यानी कि करंट टाइम के साथ साथ अगर चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ईएमएफ भी आपकी इंड्यूस्ड होगी, उसकी वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। ऑल्सो हम यहाँ से एक और चीज़ निकाल सकते हैं, नोट डाउन, इफ़ योर सपोज इफ़ डी आई अपॉन डी टी, जो आपका रेट ऑफ चेंज है, डी आई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 1, देन आपका क्या हो जाएगा, देन योर ई इज़ इक्वल टू एल। अगर हम माइनस साइन को ओमिट करें, माइनस साइन ओनली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एल हो जाएगा। एल यानी कि आपका इंडक्टेंस के बराबर। ईएमएफ इज इक्वल टू आपका जो इंडक्टेंस है वो कब होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका करंट है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आप कैसे बोल सकते हो कि अगर मान लीजिए जो आपका करंट है 1 एम्पियर का है, अगर वो 1 एम्पियर चेंज होता है पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में अगर आप दोनों जगह 1 ऊपर नीचे कर लीजिए तो आपका क्या आएगा, अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यानी कि कैसा भी चेंज हो सकता है, आपका बढ़ सकता है या कम हो सकता है, बट इट शुड बी कि आपका जो टेम्परेचर, जो आपका टाइम है वो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो ही आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू एल के बराबर आएगी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इफ योर रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट in coil is 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स क्या हो जाएगा कि आपका ये 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर आपका चेंज हो रहा है अगर, देन जो आपका इंडक्टेंस दैट मीन्स आपका इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल बोलो आप, इन कॉइल will be equal to EMF, ओके। EMF प्रोड्यूस जो हो रही है कॉइल में उसके बराबर हो जाएगा। तो ये नोट डाउन करके आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर 1 हो रहा है तो आपका जो इंड्यूस्ड EMF है वो किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है। ये हमने रिलेशन यहाँ से देख लिया। थैंक यू सो मच।